मित्रों नमस्कार। बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक का आज 8वां लेसन है। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाइए और हमारा भाग नंबर है 26वां। तो आइए चलते हैं। लेखक कहते हैं, क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, यह दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। आपने वह गाना सुना है, आई लव यू कहने के लिए भाषा जानना जरूरी नहीं है। यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लव। द प्रसिद्ध गीत बिंग क्रॉस्बी ने कुछ साल पहले गाया था। इस साधारण से गाने में मनोविज्ञान की पूरी किताब का निचोड़ है। आपको आई लव यू कहने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होगी। जिसने भी प्रेम किया है वह यह बात अच्छी तरह से जानता है या जानती है, और आपको यह बताने के लिए भी भाषा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पसंद करता हूँ, या मैं आपसे नफरत करता हूँ, या मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं, या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ। आपको ये कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, या बोर हो रहा हूँ, या मैं भूखा हूँ। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज़ किए बोल सकते हैं। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी आदमी के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। आप सेल्समैन, विद्यार्थियों, पतियों और पत्नियों के विचार समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं बल्कि आप अक्सर ऐसा करते हैं। फिल्मों और टीवी सीरियलों के लोकप्रिय अभिनेता दरअसल अभिनय नहीं करते। वे अपनी भूमिकाओं को नहीं निभाते। इसके बजाय वे अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और सचमुच यह कल्पना करने लगते हैं कि वे अभिनय किए जाने वाले पात्र के शरीर में घुस गए हैं। उन्हें यह करना नहीं पड़ता है। इसके बिना वे नकली लगेंगे। उनके अभिनय में जान नहीं आ पाएगी और उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। हमारे दृष्टिकोण न सिर्फ दिख जाते हैं बल्कि वे सुनाई भी दे जाते हैं। कोई सेक्रेटरी जब फ़ोन पर बात करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर शूमेकर्स ऑफिस, तो इन 5 शब्दों में वह सेक्रेटरी यह जता देती है, मैं आपको पसंद करती हूँ, मुझे खुशी है कि आपने फ़ोन किया, मुझे लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं, मैं अपने काम को पसंद करती हूँ। परंतु दूसरी सेक्रेटरी इन्हीं शब्दों के माध्यम से यह बोलती हुई लग सकती है, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर आपका फ़ोन नहीं आया होता। मैं अपने काम से बोर हो गई हूँ और मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो मुझे परेशान करते हैं। हाव भाव से, आवाज़ की टोन से और आवाज़ के उतार चढ़ाव से हम किसी के भी रवैये को समझ सकते हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य के इतिहास में बोलने वाली भाषा का जन्म तो हाल ही में हुआ है। अगर हम काल चक्र के हिसाब से देखें तो पूरे इतिहास की घड़ी के मान से मनुष्य ने इसी सुबह बोलना शुरू किया है। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ आवाज़ और इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहता आया है। करोड़ों सालों का इंसान दूसरे इंसानों के साथ संप्रेषण के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के हाव भाव और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे पास सीधे शारीरिक स्पर्श के अलावा सिर्फ आवाज़, हाव भाव और शरीर की गतिविधियां ही तो संप्रेषण का माध्यम हैं। अपने बच्चों में ऐसी छठी इंद्री होती है कि वे असली और नकली का फर्क तत्काल समझ लेते हैं। प्रोफेसर अरविंद एच सेल जो लीडरशिप पर
अमेरिका के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं, कहते हैं, सच कहा जाए तो उपलब्धि के लिए सुविधाओं और योग्यता के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है। मेरा यह मानना है कि इस उत्प्रेरक को सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, रवैया। जब आपका रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे। रवैये से फर्क पड़ता है। सही रवैये वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता है बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाता है। सही रवैये वाले दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से आप हर तरह की परिस्थिति में जीत जाते हैं। इन 3 रवैयों को विकसित कीजिए, इन्हें अपने हर काम में अपना साथी बनाइए। नंबर 1, मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करना। दूसरा, आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया विकसित करना। तीसरा, सेवा भाव का रवैया विकसित करना। अब हम देखते हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। सालों पहले जब मैं कॉलेज में था, मैंने अमेरिकी इतिहास की कक्षा में अपना नाम लिखवाया। मुझे क्लास बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ मैंने अमेरिकन इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ पर सफल जीवन का यह मूलभूत सिद्धांत सीखा था। दूसरों में उत्साह भरने के लिए पहले खुद में उत्साह भरिए। इतिहास की कक्षा बहुत बड़ी थी और यह एक बड़े हॉल में लगा करती थी। प्रोफेसर अधेड़ थे और बड़े ज्ञानी थे, परंतु उनके लेक्चर बहुत बोरिंग हुआ करते थे। इतिहास को जीवंत और रोचक विषय के रूप में पढ़ाने के बजाय वे हमें तथ्य और तारीखें गिनाया करते थे। मुझे यह देखकर हैरानी होती थी कि वे इतने रोचक विषय को इतने बुरे तरीके से कैसे पढ़ा लेते हैं, परंतु वे ऐसा कर लेते थे। आप समझ ही सकते हैं कि प्रोफेसर की बोरियत भरी बातों का विद्यार्थियों पर क्या असर होता होगा। वे या तो बातें करते थे या फिर सो जाते थे। जब माहौल बहुत बिगड़ गया तो प्रोफेसर ने 2 पहरेदारों को तैनात कर दिया ताकि विद्यार्थियों को बातें करने और सोने से रोका जा सके। कभी कभार प्रोफेसर बीच में रुककर अपनी उंगली उठाकर छात्रों से कहते थे, मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग बातें करना बंद कर दो और मेरा लेक्चर सुनो। इससे विद्यार्थियों पर कोई खास असर नहीं पड़ता था, क्योंकि इनमें से कई विद्यार्थी तो हाल ही में युद्ध से लौटे थे और उन्होंने टापुओं और लड़ाकू हवाई जहाज़ों में इतिहास रचा था। जब मैं वहाँ बैठकर यह सोच रहा था कि जिस विषय को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सकता था, उसे यह प्रोफेसर इतने बुरे तरीके से क्यों पढ़ा रहा है, तो मेरे दिमाग में यह सवाल भी आया, विद्यार्थी प्रोफेसर की बातों में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। जवाब तत्काल मिल गया। विद्यार्थियों को प्रोफेसर की बातों में कोई रुचि इसलिए नहीं थी क्योंकि अपने लेक्चर या अपने विषय में प्रोफेसर की ही कोई रुचि नहीं थी। वह इतिहास पढ़ाते पढ़ाते बोर हो चुके थे और यह साफ नज़र आता था। दूसरों को उत्साहित करने के लिए आपको पहले खुद उत्साहित होना पड़ेगा। सालों तक मैंने इस सिद्धांत को सैकड़ों परिस्थितियों में आजमाया है। हर बार यह सच साबित हुआ है, जिस आदमी में उत्साह नहीं होता वह दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता, परंतु जो उत्साही होता है उसके पीछे जल्दी ही बहुत से उत्साहित अनुयायी जमा हो जाते हैं। उत्साही सेल्समैन को इस बारे में फिक्र नहीं होनी चाहिए कि उसके ग्राहकों में उत्साह की कमी हो सकती है। उत्साही टीचर को उत्साहहीन विद्यार्थियों के बारे में फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। उत्साहित धर्मोपदेशक उनींदी भीड़ को देखकर कभी दुखी नहीं होगा। उत्साह से चीज़ें 1100% बेहतर हो सकती हैं। 2 साल पहले एक कंपनी के कर्मचारियों ने रेड क्रॉस में $94.35 का दान दिया। इस साल उन्हीं कर्मचारियों ने लगभग $1100 दान दिए थे, जो पिछली राशि से 1100% ज़्यादा थी। जिस कप्तान ने $94.35 का चंदा दिया था, उसने उत्साह नहीं था।
उसने इस तरह की बातें कही। मुझे लगता है यह एक महत्वपूर्ण संस्था है, मेरा इससे कभी सीधा सरोकार नहीं रहा है। यह एक बहुत बड़ा संगठन है और यह अमीर लोगों से काफ़ी चंदा लेता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके योगदान से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप दान देना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस आदमी ने किसी को रेड क्रॉस में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं किया। इस साल का चंदा लेने वाला जरा अलग किस्म का था, उसमें उत्साह था। उसने इतिहास के कई उदाहरण देकर लोगों को बताया कि रेड क्रॉस संकट के समय किस तरह इंसानों की सहायता करती है। उसने बताया कि रेड क्रॉस हर आदमी के दान के सहारे चलती है। उसने कर्मचारियों को बताया कि वे रेड क्रॉस को उतना ही दान में दें जितना वे अपने मुसीबत में फंसे पड़ोसी की मदद करने के लिए देंगे। उसने कहा, देखिए, रेड क्रॉस ने जब तक क्या क्या किया है, अब तक क्या क्या किया है, ध्यान दीजिए। उसने भीख नहीं मांगी। उसने यह नहीं कहा, मुझे आप में से हर आदमी से इतने डॉलर चाहिए। उसने रेड क्रॉस के महत्व के बारे में उत्साह से बताया। इसके बाद उसे सफलता अपने आप मिल गई। एक पल के लिए अपने किसी ऐसे क्लब या संगठन के बारे में सोचिए जो निस्तेज हो चुका हो। शायद इसे पुनर्जीवित करने के लिए उत्साह की ज़रूरत हो। जितना उत्साह होगा, परिणाम उतने ही मिलेंगे। उत्साह का मतलब है यह कितना बढ़िया है। यहाँ 3 कदमों का तरीका बताया जा रहा है जो उत्साह की शक्ति को विकसित करने में आपकी मदद करेगा। नंबर 1, गहराई में जाएं। यह छोटा सा प्रयोग करें। 2 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जिनमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है या बहुत कम रुचि है, जैसे ताश के पत्ते, किसी खास किस्म का संगीत, कोई खेल। अब खुद से पूछें, मैं इन चीज़ों के बारे में कितना जानता हूँ। 100 में से 99 मामलों में आपका जवाब होगा, ज़्यादा नहीं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि कई सालों तक मुझे आधुनिक चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। मुझे आधुनिक चित्रकला में कुछ आड़ी तिरछी लकीरें ही दिखा करती थी, परंतु तभी मेरे एक चित्रकार दोस्त ने मुझे आधुनिक चित्रकला की जानकारी दी। सचमुच मैं इसमें जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि यह बहुत दिलचस्प थी। इस अभ्यास में उत्साह बढ़ाने की एक और महत्वपूर्ण कुंजी है। उत्साहित होने के लिए उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानिए जिसके बारे में आप में कम उत्साह हो। हो सकता है कि आपकी भंवरों में ज़्यादा रुचि न हो, परंतु अगर आप भंवरों का अध्ययन करें, यह पता करें कि वे किसकी भलाई करते हैं, वे किस तरह दूसरे भंवरों के साथ संबंध जोड़ते हैं, वे किस तरह प्रजनन करते हैं, वे जाड़ों में कहाँ रहते हैं। अगर आप भंवरों के बारे में मिल सकने वाली सारी जानकारी हासिल करेंगे तो आप पाएंगे कि भंवरों में आपकी दिलचस्पी सचमुच बढ़ गई है। मैं इस बात का प्रशिक्षण देता हूँ कि गहराई में जाने की तकनीक से उत्साह किस तरह विकसित किया जा सकता है। प्रशिक्षण देते समय मैं ग्रीन हाउस का उदाहरण देता हूँ। मैं समूह से यूं ही पूछ लेता हूँ, क्या आप में से कोई ग्रीन हाउस बनाने और बेचने में रुचि रखता है? मैंने आज तक इसके जवाब में हाँ नहीं सुना। फिर मैं समूह को बताता हूँ, जैसे जैसे हमारा जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है, लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता के बाहर की चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं। अमेरिका की कोई भी महिला अपने घर में संतरे या ऑर्किड के पेड़ लगाकर खुश होगी। मैं बताता हूँ कि अगर लाखों परिवार प्राइवेट स्विमिंग पूल बनवा सकते हैं तो करोड़ों लोग निश्चित रूप से ग्रीन हाउस भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस की लागत स्विमिंग पूल की तुलना में बहुत कम होती है। मैं उन्हें बताता हूँ कि अगर आप 50 में से एक परिवार को भी $600 का ग्रीन हाउस बेच देते हैं तो आपका $600 मिलियन का ग्रीन हाउस का बिजनेस खड़ा हो जाएगा और शायद पौधों और बीजों की आपूर्ति करने के लिए आप $250 मिलियन का उद्योग अलग डाल लेंगे। इस अभ्यास के साथ दिक्कत यह होती है कि 10 मिनट पहले तक जो समूह ग्रीन हाउस के बारे में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा था, अब वह इतनी रुचि लेने लगता है कि अगले विषय पर जाना ही नहीं चाहता। दूसरे लोगों में अपना उत्साह बढ़ाने के लिए भी गहराई में जाने की तकनीक का प्रयोग करें। सामने वाले व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करें। वह क्या करता है, उसका परिवार, उसकी पृष्ठभूमि, उसके विचार और महत्वाकांक्षाएं, और आप पाएंगे कि
उसमें आपकी रुचि और उत्साह बढ़ रहा है। आप और गहराई में जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से साझी दिलचस्पी के विषय मिल जाएंगे, और गहराई में जाएंगे तो आपको आखिरकार एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति दिख जाएगा। गहराई में जाने की तकनीक नई जगहों के प्रति उत्साह पैदा कर सकती है। कई साल पहले मेरे कुछ दोस्तों ने डेट्रॉयट से फ्लोरिडा के एक छोटे कस्बे में जाकर रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर बेच दिए, अपने बिजनेस समेट लिए और अपने दोस्तों से अलविदा कहकर वे रवाना हो गए। 6 हफ्तों बाद वे वापस डेट्रॉयट में दिखे। उनके वापस लौटने का कारण उनके बिजनेस से संबंधित नहीं था। इसके बजाय उनका कहना था, हम छोटे कस्बे में रह नहीं पाए, इसके अलावा हमारे सभी दोस्त डेट्रॉयट में हैं, हमें वापस लौटना ही पड़ा। बाद में वह इन लोगों के साथ हुई चर्चा में मैंने उनकी वापसी का असली कारण जाना। कारण सिर्फ इतना था कि उन्हें छोटा शहर पसंद नहीं आया था। कुछ दिनों के प्रवास में उन्होंने उस जगह का सतही मुआयना किया। वहाँ का इतिहास, भविष्य की योजनाएं, वहाँ के लोग, उनका शरीर तो फ्लोरिडा में रह रहा था, परंतु वे अपना दिल डेट्रॉयट में छोड़ गए थे। मैंने दर्जनों एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियरों और सेल्समैनों से बात की जिन्हें उनकी कंपनी दूसरी जगह भेजना चाहती थी, परंतु वे वहाँ नहीं जाना चाहते थे। मैं शिकागो या सैन फ्रांसिस्को या अटलांटा या न्यूयॉर्क या मियामी जाने की सोच ही नहीं सकता। दिन में कई बार बोला जाता है। नई जगह के बारे में उत्साह बढ़ाने का एक तरीका यह है, नए समुदाय की गहराई में जाने का संकल्प करें। इसके बारे में हर जानकारी इकट्ठी करें, लोगों से मिले जुलें, पहले ही दिन से अपने आप को वहाँ का निवासी समझें। ऐसा करें और आप अपने नए माहौल के बारे में उत्साहित हो जाएंगे। आज करोड़ों अमेरिकी शेयर बाजार में पैसा निवेश कर रहे हैं, परंतु कई करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में कोई रुचि नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें शेयर बाजार का कोई ज्ञान नहीं है। यह किस तरह से काम करता है, शेयर के भाव ऊपर नीचे क्यों आते हैं, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शेयर बाजार अमेरिकी व्यवसाय का दिन प्रतिदिन का रोमांस है। मित्रों, हम अपना आज का 26वां भाग यहीं पर पूरा करते हैं। फिर हम आगे की बात अपने 27वें भाग में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।